जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। हाजिर हूँ आपके सामने आज एक क्लास साथ। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 4 का क यानी मूल कर्तव्य, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। तो चलिए हम आज एक क्लास में हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है और इसके अंतर्गत क्या मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि हम लास्ट क्लास में हम भाग 1 यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 फंडामेंटल राइट या मूल मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसी भाग 4 के में कुछ एक और जोड़ा गया है जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य इसे कहा जाता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भाग 4 का क। ठीक है, 4 का क में क्या है? इसमें आपका है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य, जिसे मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। हमने आपको पढ़ाया था भाग 4 में। ठीक है, क्या पढ़ाया था? भाग 4 में हमने पढ़ाया था आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, क्या पढ़ाया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी भी कहते थे। ठीक है, अभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या है? जैसे देखिए, भाग 4 में हम क्या था? भाग 4 के अंतर्गत हम डीपीएसपी हम पढ़े थे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और भाग 4 का भाग 4 का इसमें हम पढ़ेंगे क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, डीपीएसपी क्या है? हमने लास्ट इसके पहले हम भाग 4 में हम पढ़ चुके हैं। डीपीएसपी जो है सरकार का दायित्व। क्या है? सरकार का दायित्व है। यह कुछ करने के लिए कहती है सरकार को, लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, डीपीएसपी किसका दायित्व था? सरकार का दायित्व था। ठीक है, सरकार को कहती है कि आप कुछ कीजिए, और क्या क्या कीजिए वो हम आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, आपको मालूम चल गया होगा कि यह सरकार यानी राज्य को कहती है कि आप कुछ करिए, लेकिन आर्टिकल 37 में पहले ही बोल दिया गया कि अगर सरकार या राज्य इस चीज को यानी भाग 4 के तहत जो भी प्रावधान है, जो भी कानून है, अगर उसे नहीं करती है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। यानी डीपीएसपी जो है लोक कल्याण के लिए दिया गया है। मतलब संविधान इसे अपने नागरिकों को देना चाहता था, आपकी भलाई के लिए। ठीक है, देश की भलाई के लिए। यानी कि डीपीएसपी केस का जिम्मेदार मतलब दायित्व है, जिम्मेदारी है सरकार का दायित्व। उसी प्रकार से सरकार अगर नहीं कर रही है तो आप इसलिए न्यायालय नहीं जा सकते। इसलिए इसमें एक और जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया? भाग 4 का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 4 का जिसके तहत जो है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। ठीक, क्या रखा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य वैसे कर्तव्य होंगे जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठीक है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। यानी वैसे कर्तव्य क्या है? वैसे कर्तव्य जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मौलिक कर्तव्य कहेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है, अगर व्यक्ति नहीं करता है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे डीपीएसपी में भी था, अगर सरकार नहीं करती है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। और फंडामेंटल ड्यूटी में अगर व्यक्ति नहीं करता है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। यानी डीपीएसपी कहता है सरकार को कुछ करिए, और फंडामेंटल ड्यूटी कहता है प्रत्येक व्यक्ति को भी कुछ करिए। लेकिन अगर कोनो नहीं करता है तो आप उसके लिए क्या नहीं कर सकते? आप उसके लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, क्या कर सकते? न्यायालय नहीं जा सकते। अच्छा, एक चीज देखिए, ये आपका डीपीएसपी और ये फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी ये दोनों एक जैसी चीज है कि नहीं? इसमें सरकार को कहती है कुछ करिए, और इसमें व्यक्ति को कह रही है कि कुछ करिए। ठीक है, इसमें क्या कर रही है? सरकार को
सरकार को कुछ कहती है करिए, और इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को कहता है कि कुछ करिए, लेकिन अगर कोनो नहीं करता है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने आपको आर्टिकल 48 का हमने बताया था। ठीक, 48 का क में क्या था? 48 का क में था आपका पर्यावरण, पर्यावरण, वन तथा तथा क्या था? वन्य जीवों की रक्षा। क्या था? वन जीवों की रक्षा। यह किसमें है? यह आपका आ जाएगा डीपीएसपी में। किसमें आ जाएगा? डीपीएसपी में। यानी कि यह डीपीएसपी में कहा गया है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा यह सरकार की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वही फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कि पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा हर व्यक्ति की दायित्व है, हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे मतलब प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया, कुछ कर्तव्य दिया गया है कि आप इसे कीजिए। उसे हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज कहेंगे। और सरकार को कुछ करने के लिए कहता है, सरकार को दायित्व दिया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहेंगे। दोनों में समझ में आ रहा है? डिफरेंस से पता चल रहा है, क्या समरूपता है वो भी समझ में आ रहा है। यानी एक कहती है सरकार को कि आप कुछ कीजिए, और एक कहती है व्यक्ति को कि आप कुछ कीजिए। अगर दो कोनो नहीं करता है तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकते? न्यायालय नहीं जा सकते। तो प्रश्न आएगा कि पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा सरकार का दायित्व है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन वही कहा जाए कि पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति का कर्तव्य है, तो वह क्या हो जाएगा आंसर उसका? आपका फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। इसलिए इसे लाया गया क्योंकि सरकार अगर नहीं करती है तो उसके लिए तो न्यायालय नहीं जा सकते। ये प्रत्येक व्यक्ति को ये कर्तव्य दे दिया गया कि चलो ठीक है, अगर सरकार नहीं करती है तो आप कीजिए। ठीक है, क्या? आप कीजिए। आपको अच्छा, इसके अंतर्गत क्या क्या जो है वो कर्तव्य दिया गया है वो हम आगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति को कहता है कि आप कुछ कीजिए, लेकिन अगर व्यक्ति भी नहीं करती है तो उसके लिए क्या? आप न्यायालय नहीं जा सकते। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी को जो है वह रूस के संविधान से लाया गया। किसके संविधान से? रूस के संविधान से। और जैसा कि हम आपको पहले ही बताए कि इसे किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4 का क में। ठीक है, किसमें? भाग 4 का क में। अगर आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 51 तक तो क्या था? आपका डीपीएसपी था, तो इसे 51 का क में रखा गया। ठीक है, क्या में रखा गया? 51 के क में क्या है? फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इसे कहाँ के संविधान से लाया गया है? इसे रूस के संविधान से लाया गया। कहाँ के संविधान से? रूस, यानी सोवियत संघ रूस के संविधान से लाया गया है। अच्छा, इसे लाने के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी जिसे कहा गया स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य को जो है किस समिति के सिफारिश पर लाया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किस समिति के सिफारिश पर? तो सरदार सरदार स्वर्ण सिंह सॉरी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया था। अच्छा, आप बताइए, क्या ओरिजिनल संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। उस समय मौलिक कर्तव्य क्या थे? नहीं थे। इसे बाद में लाया गया, आपको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपको मौलिक कर्तव्य को लाया गया। ठीक है, किसको लाया गया? मौलिक कर्तव्य को लाया गया बाद में। इसे जो आपको लाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, किसके संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है इसे आपका मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, इसी को हम फंडामेंटल ड्यूटी कह सकते हैं, इसे लाया गया था। क्योंकि देखिए, जब ये लाया गया था ना, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश ने जब इसका सिफारिश दिया था, तो उस समय कहा गया था कि अगर मौलिक कर्तव्य को प्रत्येक व्यक्ति अगर इसका पालन नहीं करता है तो उसे जो है वह क्या होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए। अभी सोचिए, जब व्यक्ति नहीं करेगा तब सजा होने का बात कहा गया, लेकिन अगर सरकार नहीं कहेगा डीपीएसपी में तो सरकार को भी सजा होना चाहिए। तो इसीलिए जो है इसमें फिर सजा का प्रावधान नहीं रखा गया। इसमें कहा गया कि चलो ठीक है, अगर व्यक्ति का दायित्व है
तो व्यक्ति अपना दायित्व निर्वहन करेगा, जब व्यक्ति अपना दायित्व का पालन करेगा। अगर नहीं करता है तो उसमें जो है जागरूकता लाइए, उसे सजा देने का अधिकार नहीं है। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी के तहत जो भी कर्तव्य दिए गए हैं, अगर आप वो नहीं करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको सजा नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, सजा नहीं दिया जाएगा। यानी 42वां इसे लाया गया था किस संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, क्या कमेटी थी, तो कमेटी थी आपको स्वर्ण सिंह समिति या सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था। क्लियर है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था। अच्छा, हमारे ओरिजिनल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें ओरिजिनल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 0। उसके बाद इसे आपको 1976 ईस्वी में जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था, तब 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1976 में इसमें कितने लाए गए, 10। ठीक है, कितने लाए गए, 10। यानी कि ये था मूल संविधान में। ठीक है, यानी कि किसमें, मूल संविधान में। किसमें था, मूल संविधान में। क्लियर है, किसमें था, मूल संविधान में। यह आपको किसमें था, यह आपको 1976 ईस्वी में लाया गया था, आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। फिर इसके बाद जो है इसमें एक और जोड़ दिया गया। ठीक है, क्या, एक और जोड़ दिया गया आपको, और यह जोड़ा गया था आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसमें जो है ये आपका जो लास्ट वाला, यानी 10 तो पहले से था और एक और जोड़ा गया, तो टोटल हो गया 11। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो थे वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य जो है वो माता पिता के बारे में बताया गया कि अगर आपका जो है 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो आप उसे पढ़ने के लिए स्कूल लेकर के आइए। कहाँ लेकर आइए, पढ़ने के लिए स्कूल लेकर के आइए। यह माता पिता का कर्तव्य दिया गया, जो आपको 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अच्छा, अगर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल लेकर नहीं जाते हैं तो क्या उसको न्यायालय जा सकता, क्या उसको सजा हो सकती है, नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए डीपीएसपी में जो भी कानून है, जो भी प्रावधान किए गए उसके तहत सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार को भी सजा नहीं हो सकती, आप उससे न्यायालय नहीं जा सकते। उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटी के तहत जो है कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य दिया गया है कि आप इस कर्तव्य को पालन कीजिए। ठीक है, और इस कर्तव्यों की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में 11 है, जिसे 10 को जो है 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। और उसके बाद जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ा गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, टोटल मौलिक कर्तव्य जो है उसकी संख्या 11 है। और ये कर्तव्य किसे दिया गया है, तो भारत के नागरिक को दिया गया और कहा गया है भारत के नागरिकों के आप इन कर्तव्यों का पालन कीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, इन कर्तव्यों का पालन कीजिए। और समय समय पर जो है इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए सरकार क्या करती है, जागरूकता फैलाती है। क्या करती है, जागरूकता फैलाती है। यानी कि 10 को जोड़ा गया तो 1976 42वां संविधान संशोधन के तहत, और उसके बाद एक और जोड़ा गया था। ठीक है, क्या जोड़ा गया था, एक और जोड़ा गया था, एक और जोड़ा गया था। यह आपका जोड़ा गया था 1986, सॉरी, यह आपको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें क्या बताया गया था, माता पिता के बारे में। ये माता पिता का कर्तव्य दिया गया है कि आप अपने बच्चे जिसकी उम्र 14 साल से कम है आप उसे स्कूल लेकर जाइए पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो टोटल जो है अभी कितना हो गया मौलिक कर्तव्य, तो पहले से 10 था और एक और जुड़ गया, तो टोटल हो गया 11। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल आपका 11 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो प्रश्न आएगा कि अभी वर्तमान में कितना फंडामेंटल ड्यूटी है, तो 11। इसे जो है सबसे पहले 1976 में कितना जोड़ा गया था, तो 10, और एक और जोड़ा गया आपको बाद में 2002 में। क्लियर है, क्लियर है। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लगभग लगभग सभी वो चीज करते हैं। तो इसे हम मतलब जैसे जैसे बताते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए टोटल हमने पहले बताया अभी कि जो है टोटल फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितनी है, 11। तो देखिए कौन कौन से है, पहला कहता है फंडामेंटल ड्यूटी, पहला कहता है कि संविधान का पालन करना है। ठीक है, क्या करना है, संविधान का पालन करना है। ठीक है, संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों और संस्थानों,
ठीक है, उसको भी क्या करना है, सम्मान करना है। और किसका सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। यानी कि पहला जो फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है उसमें कहा गया है कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों और संस्थानों को क्या करना है, सम्मान करना है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। राष्ट्रगान का सम्मान कैसे करना है कि जैसे मान लिया जाए अगर कहीं पे राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो आप उसके सम्मान में आप खड़े होते हैं, ठीक है, और खड़े होकर के जो है वो आप राष्ट्रगान गाते हैं या राष्ट्रगान सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को कहा गया है कि आप राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो राष्ट्र ध्वज होते हैं, तिरंगा झंडे, हम उनको कहीं फाड़ के फेंक दिए या कहीं मतलब कचरा में डाल दिए, ऐसा नहीं है। अगर उसको जो है वो मतलब अच्छे से रखना है ताकि मतलब एक समझा जाए तो देश का जो है वो प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, तो उसका जो है सम्मान करने के लिए कहता है। और ये सम्मान करना जो है वह प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बताया गया, किसमें, आर्टिकल 51 के का के तहत 11 क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी दिए हैं, जिसमें पहला में कहा गया संविधान का सम्मान कीजिए, आपका जो उनके संविधान का जो आदर्श है, संस्थान है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान, इस सभी का क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि उन महान आदर्शों को संजोना है, मतलब एकत्र करके रखना है, मतलब अपने दिल में रखना है, संजोना है और उनका पालन करना है। ठीक है, महान आदर्शों का, ठीक है, महान आदर्श क्या, जैसे हमारे देश के आज़ादी में जो है वो बहुत सारे महापुरुष थे, तो उन्होंने जो भी आदर्श दिए, ठीक है, उनको क्या करना है, संजो के रखना। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, तो उन सबको सुनना है, उन सब चीज़ों पर जो है पालन करना है। तो दूसरा में कहा गया कि उन महान आदर्शों को संजोना है तथा उनका पालन करना है जिन्होंने हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। बात समझ में आया, जिन्होंने हमको क्या किया है, स्वतंत्रता हमें प्रदान किया है, उनके आदर्शों को संजो के रखना। ऐसा नहीं है कि हम उनके आदर्श को भूल जाएंगे, जैसे भगत सिंह के बलिदान को हम भूल जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद का जो है वो योगदान को हम भूल जाएंगे, महात्मा गांधी के योगदान को हम भूल जाएंगे। उनको आपके मन में, दिल में संजो के रखना है और उन्होंने जो भी आदर्श दिए हैं उनका पालन करना है। किसमें कहा गया, 2 में कहा गया। ठीक है, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है, तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है और उसकी रक्षा करना है। संप्रभुता, एकता, अखंडता कहने का मतलब क्या है कि आप कोई कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिसके वजह से जो है आपके मतलब देश यानी आपके भारत का क्या हो, बदनामी हो। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी दूसरे देश के मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ओपनली गाली देने लगे, ऐसा आपको नहीं करना। इससे क्या होगा, आपके देश की एकता, अखंडता और नैतिकता को ठेस पहुंचेगी। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपके देश की बदनामी हो। क्लियर है। और आप अपने देश में भी जो है मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उन सभी का क्या करना है, सम्मान करना है, जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता और नैतिकता क्या हो, का बना रहे। क्लियर है। यानी पहला में कहा गया कि संविधान का पालन कीजिए, आप राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का जो है सम्मान कीजिए। दूसरा में कहा गया उन महान आदर्शों को संजो के रखिए, मतलब अपने दिल में बसा के रखिए और उनका पालन कीजिए जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया है। तीसरा कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना है, बनाए रखना है और उसकी रक्षा भी करनी है। आपका चौथा में कहा गया है, जो चौथा फंडामेंटल ड्यूटी है या मौलिक कर्तव्य है, उसमें कहा गया है कि देश की रक्षा करना है। ठीक है, देश की रक्षा करना है। अच्छा, देश की रक्षा करना है और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के बॉर्डर पे जो है सिर्फ सेना है तो सिर्फ सेना को कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करेगी, ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि आप जिस देश में रहते हो वहां पर अगर कोई भी बाहरी संकट आता है या किसी प्रकार का संकट आता है तो आपको जो है अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। यह कहाँ बताया गया है, आपके मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। हमने जैसा बताया था ना कि इसे जो है 1976 में रूस, पहला तो रूस के संविधान से लाया गया और इसे लाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया जिसे स्वर्ण सिंह समिति कहा गया और इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया
और जिसमें टोटल मौलिक कर्तव्य कितने थे, जब 76 में जोड़ा गया तो उस समय 10 थे, यानी ओरिजिनल संविधान में कुछ भी नहीं था। 1976 में 10 था, उसके बाद जो है 2002 में एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल हो गया 11। और उसी 11 में ये चौथा जो कहता है कि आपको देश की रक्षा करनी है, जरूरत पड़ने पर देश के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना, हमेशा तैयार रहना। समझिए, ऐसा नहीं कि आपको देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है या सेना की है, ऐसा नहीं। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की यह कर्तव्य बनता है, यह जिम्मेदारी बनती है। क्लियर है? यानी अब चौथा फंडामेंटल ड्यूटी आपको तत्पर रहने के लिए कहता है। ठीक है, पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि भारत के सभी लोगों के बीच, ठीक है, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि भारत के सभी लोगों के बीच जो धार्मिक है या भाषाई है या क्षेत्रीय है, अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना चाहिए। जैसे देखिए, भारत में जो है वह अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे और देश में देखेंगे, जैसे ब्रिटेन में हो गया, अमेरिका में, तो वहाँ पे लगभग लगभग एक ही धर्म के लोग मिलेंगे, यानी क्रिश्चियन जो मैक्सिमम देखा जाता है। लेकिन भारत में जो है आपको हिंदू मिलेंगे, मुस्लिम मिलेंगे, आपका सिख मिलेंगे, ईसाई मिलेंगे, उसके अलावा बौद्ध धर्म के मिलेंगे, जैन धर्म के मिलेंगे, कई धर्मों के लोग पाए जाते हैं भारत में। साथ ही साथ सबकी भाषाएं भी अलग होती है। 22 भाषा तो सिर्फ संविधान में आपको राजभाषा का दर्जा प्रदान, उसके अलावा कितने भाषा बोले जाते हैं सब कुछ काउंटिंग नहीं है। तो धर्म भी अलग है, भाषा भी अलग है, क्षेत्रीय भी है। क्षेत्रीय कहने का मतलब जैसे कोई साउथ का आदमी है, साउथ दक्षिण भारत का व्यक्ति है, तो वह क्या करेगा, धोती पहनेगा, उनका पूरा कल्चर अलग है। वही अगर उत्तर भारत यानी बिहार का अपना बात करेंगे तो वहाँ पर जो है लोग शर्ट पैंट पहनते हैं। वही गुजरात चले जाएंगे तो वहाँ की कल्चर अलग है। आप जम्मू कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ की कल्चर अलग है। तो कहता क्या है कि भारत के सभी लोगों के बीच जहाँ पे धर्म अलग है, भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, या अनुभागीय विविधताएं, मतलब अलग अलग जो प्रकार के क्या है विविधताएं हैं, से परे क्या करना चाहिए, सद्भाव और सम्मान, मतलब भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम मुस्लिम हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, आप हिंदू हो हिंदू के साथ नहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ऐसा करके क्या करना है आपको, सद्भाव और सम्मान, भाईचारे का भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, मतलब कि धर्म के से ऊपर उठ के, भाषा से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के हमको क्या करना है, भाईचारे का बढ़ावा देना है। किसमें कहा गया? पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत कहा गया। और इसी में कहा गया है कि महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक जो भी प्रथाएं हैं उनको त्याग करना चाहिए। अपमानजनक प्रथाएं क्या है? जैसे आप समझ सकते हैं कि पहले जो है जो विधवा, जो विधवा हो जाते थे महिला, उन्हें क्या किया जाता था कि आपको मतलब पति के साथ ही उनको जला दिया जाता था। तो इस प्रकार के जो भी प्रथाएं हैं ना, उनको त्यागना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा भी महिलाओं के साथ जो है बहुत भेदभाव किया था, महिलाओं को जो है शिक्षा से हमेशा वंचित रखा गया। कहा गया कि महिलाएं ये नहीं कर सकती है, महिलाएं वो नहीं कर सकती है। क्योंकि आज के समय में इस चीज को जो है झूठ कर दिया गया, मतलब महिलाओं ने यह करके दिखा दिया कि महिलाएं वो सब कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। तो इसमें कहता है पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी में कि महिलाओं का सम्मान कीजिए और उनके सम्मान के लिए जो भी अपमानजनक प्रथाएं हैं, जैसे आपने मन में पाल के रखा है कि महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती है, इन सब चीजों का त्याग कीजिए भाई। महिला आज के मतलब समय में पुरुष के साथ साथ कदम मिला करके हर वह काम कर रही है। ठीक है, तो यह कैसे हो रहा है? जब उसको जो है वह आगे लाया गया है। ठीक है, आपने त्याग किया है उन मतलब पुरानी प्रथाओं को, जिसमें जो है मन में भर दिया गया था। और ये क्यों होता था? क्योंकि महिलाओं को जो है शिक्षा से परे रखा गया समाज में। तो ऐसा है। तो पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज कहता क्या है? ठीक है, कि धर्म, भाषा या मतलब अन्य विविधताओं के आधार पर जो है आपको इससे ऊपर उठ करके क्या करना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है। महिलाओं के सम्मान के लिए जो है अपमानजनक जो भी प्रथाएं थे उनको त्याग करके महिलाओं को भी आगे लाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। क्लियर है? अच्छा, छठा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहता है? छठा कह रहा है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उनका संरक्षण करना। आप ही सोचिए
कि भारत में जो है वह सब तरह का कल्चर पाया जाता है। संस्कृति मतलब क्या है? कल्चर। जैसे आप मुस्लिम की अपनी संस्कृति होती है, ईसाई की अपनी संस्कृति होती है, पंजाबी लोग की अपनी संस्कृति, हिंदू की अपनी संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मतलब कई प्रकार के धर्म यहाँ पाए जाते हैं और सबकी संस्कृति अपनी अपनी है, ठीक है, अलग है। तो कह रहा है कि हमारी जो मिली जुली संस्कृति है उसको क्या करना है, संस्कृति को, समृद्ध विरासत को जो हमें मतलब पूर्वजों ने दिया है विरासत के रूप में, ठीक है, उनको महत्व देना है, ठीक है, उनका सम्मान करना है और उनका संरक्षण भी करना है। बात समझ में आ रहा है? ये किसमें कहा गया आपको? छठा मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि जो हमें पूर्वजों के द्वारा जो मिली जुली जो संस्कृति मिली है उन्हें क्या करना है? संरक्षण देना है और उनको सम्मान देना है। क्लियर है? देखिए, सातवां फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना कि 48 से कम में कहा गया कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है या राज्य का दायित्व है। यह किसमें कहा गया? ये आपको फंड डीपीएसपी यानी राज्य नीति तत्व में कहा गया। लेकिन वही पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यह किसमें कहा गया? आपको फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य में कहा गया। तो वही कह रहा है कि वन, झीलों, नदियों, वन्य जीवों, ठीक है, यानी जंगलों की कटाई नहीं करनी, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी। झीलों का ध्यान रखना है, नदियों को गंदा नहीं करना है, झीलों को गंदा नहीं करना है, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना है, यानी कि वन में जो भी जीव रहते हैं उन्हें मारना नहीं है। यही प्राकृतिक पर्यावरण है, यानी कि हवा है, जल है, उसको महत्व देना है, उनको बर्बाद नहीं करना है, उनकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है। ऐसा नहीं है जैसे पहले जो है शिकार लोग करते थे कि हिरन देखा तो शिकार कर लिया, बाघ देखा तो शिकार कर लिया, मतलब सोचते थे अपने आप को, जैसे बाघ का या शेर का शिकार करता था तो जो बड़े बड़े राजा होते थे वो अपने आप को जो है वह मतलब शक्तिशाली राजा घोषित, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना, उनमें भी तो जीव है ना, उन्हें उनमें भी जो है जान बचता है, ठीक है, उन्हें भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो आपको उनके प्रति जो है दया भाव रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, झीलों को जो है वो गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों को जो है साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें जो जंगलों में वन्य जीव रहते हैं, ठीक है, उनकी क्या करनी है? रक्षा करनी है, ठीक है, क्या करनी है? रक्षा करनी है। और प्राणियों के साथ जो है सदाभाव का जो है हमेशा दया भाव रखना चाहिए, ठीक है, मतलब उनको जो है प्यार करना चाहिए, उनको हमेशा बचा के रखना चाहिए। क्लियर है? यानी साथ में आपको फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया। अच्छा, इससे आठवां फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है? आठवां फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? कि नए नए चीजों का खोज करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब तक नए नए चीजों का खोज नहीं करेंगे तब तक देश जो है आगे प्रगति की ओर नहीं जाएगा। तो किसी ने तो प्रयास किया होगा कि आज जो है सोशल मीडिया आया, मतलब बहुत नए नए चीज आए, इतने मिसाइल आए, लोग चंद्रमा पर चले गए, सूर्य के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का जो है वैज्ञानिक सोच जो है वह मतलब जनरेट कर रहे हैं आपने, मतलब खुद में जो है वह मतलब सोचते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। तो ये परंपरा जो है वह चलते रहना चाहिए। तो वही आपको आठवें फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या रखना चाहिए? वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश का प्रगति में बहुत ज्यादा मदद होगी। वो कह रहा है कि मानवतावाद, मानवतावाद कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई गरीब है, ठीक है, या कोई मतलब जैसे भिखारी लोग में भी आप देखते हैं जो भीख मांगते हैं, उसमें कोई ऐसे होते हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो आप उन्हें जो है कुछ खाना दे दीजिए। या गरीब कोई है तो अगर आपके पास मदद करने के लिए आप सक्षम है तो आप उनकी मदद कर लीजिए, ठीक है। यानी इस प्रकार से जो है मानवतावाद को क्या करना है? आपको विकास करना है, ठीक है, मैंने इसका बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जांच और सुधार के भावना को भी विकास को विकास करना है। बात समझ में आ गया? यानी वैज्ञानिक सोच रखना है, मानवतावाद रखना है और जांच और सुधार की भावना को जो है क्या करना है? बढ़ाना है। क्लियर है? नौवां फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, ठीक है, और हिंसा से दूर रहना है। मतलब आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मतलब हिंदू मुस्लिम में जो आपकी हिंसा हो जाती है या कोई और धर्म में लेकर के जो हिंसा हो जाती है, जैसे अभी असम में कुछ दिन पहले जो है वो हिंसा हो गई थी, तो इस प्रकार से आपको हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। किसमें कहा गया? आपके नौवीं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत कहा गया है। और कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्या होता है? जो
मतलब सरकार जो है वो आपके भलाई के लिए यानी देश के भलाई के लिए जो सार्वजनिक संपत्ति जो बनाती है, ठीक है, उसको जो है आपको क्या करनी है, रक्षा करनी। जैसे आप ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन को जो है तोड़ फोड़ दीजिए, रेलवे ट्रैक को तोड़ फोड़ दीजिए, सड़क को तोड़ फोड़ दीजिए, कोई गार्डन है, मतलब सरकार की जो भी संपत्ति है वह सार्वजनिक संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति उसे कहा जाता है जिसका इस्तेमाल जो है वो प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सार्वजनिक संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी, ठीक है, और हिंसा से क्या करना है, दूर रहना है। किसमें कहा गया, 9वां आपको फंडामेंटल ड्यूटी में। 10वां में कहा गया कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, क्या करना है, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता मतलब कि श्रेष्ठ, ठीक है, मतलब सबसे अच्छा, उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंचे रहे। ठीक है, मतलब क्या है, व्यक्तिगत मतलब अकेले भी ऐसा ऐसा गति मतलब सभी क्षेत्रों में ऐसा ऐसा गतिविधि करना चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, या इंडिविजुअल या आपको मतलब कि समूह में मिल करके, ठीक है, सभी क्षेत्रों में अपना आपको जो है वो श्रेष्ठ ऐसा प्रयास कीजिए कि वह काम जो है वह श्रेष्ठ हो, वह काम जो है मतलब बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा हो। ठीक है, ऐसा जो है प्रयास करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अगर ऐसा करेंगे या आपका समूह बनाकर ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, राष्ट्र यानी हमारा देश भारत जो है वह निरंतर क्या होगा, मतलब उपलब्धि के ऊंचे स्तर पर जो है वो पहुंचेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। और ये देखिए, ये 10 तक जो है वो आपको जोड़ा गया था किसमें, यानी कि ये 10 तक ये सब जितना भी हमने बताया वो जोड़ा गया था आपको 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 में। क्लियर है। और ये जो 11वां वाला जो है ये आपको जोड़ा गया है किसमें, ये आपको जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्लियर है, किसमें, 2002 में। और 11वां बताया, मैंने पहले भी आपको समझाया कि इसमें माता पिता के बारे में दिया गया है। ठीक है, माता पिता को कहा गया है कि अगर आपका कोई बच्चा है या बेटा है या बेटी है और इसकी उम्र 14 साल से कम उम्र की है तो आप उसे पढ़ने के लिए भेजिए। क्या कीजिए, आप उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, माता पिता को कहा गया। तो यही कह रहा है कि माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है, मतलब उन्हें जो है जिम्मेदारी दी गई है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच, ठीक है, जो भी है उन्हें क्या करना है, पढ़ने के लिए स्कूल भेजना है। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, माता पिता को। बच्चा क्या, बच्चा को समझ में आएगा कि हमको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, तो माता पिता को समझ में आएगा कि हाँ चलो हम अपने बच्चे को जो है स्कूल भेजना है। तो इसलिए माता पिता को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने बच्चों को जो है कहाँ भेजिए, स्कूल भेजिए। ठीक, किस लिए, तो पढ़ने के लिए। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया था, 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। तो हमने देखा कि 11 प्रकार के जो है मतलब 11 अलग अलग जो है वह मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य जो है पालन करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या आपने देखा कैसे कैसे मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए इसमें बहुत सारे मौलिक कर्तव्य जो है आप पालन करते भी हैं, लेकिन आप क्या है मतलब कि ये आपको जो है खुद को जिम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि हमें जो है वो तोड़ फोड़ नहीं करनी सार्वजनिक चीज़ों की, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, जंगल की कटाई नहीं करनी है, जो मतलब बच्चे हैं 14 साल से कम उम्र को उसे पढ़ाई के लिए भेजना है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मतलब देश की प्रगति के लिए हमको कुछ नए नए चीज़ों का आविष्कार करना होगा। तो इस प्रकार से जो है टोटल 10 जो है 1976 में आपको जोड़ा गया था, एक जो है 2002 में जोड़ा गया था। तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है आपको वह 11 है। ठीक है, यानी मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने थे, तो उस समय जो है वह टोटल 10 था। ठीक है, टोटल कितना था, सॉरी 0 था जब मूल संविधान जब 1950 में लागू हुआ था। और उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन और ये आपको स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे क्या किया गया था, इसे जोड़ा गया था। फिर एक अलग से जो है 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसे टोटल मिलाकर टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11 हो गई। यानी कि अभी वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है, 11 है। और इसे किसमें रखा गया है, तो इसे रखा गया है आपका संविधान का भाग 4 के क में। ठीक है, 4 के क में और आर्टिकल आर्टिकल 51 के क में। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पे इसलिए रखा गया कि आप देखिए कि बीपीएसपी और आपका ये फंडामेंटल ड्यूटी ये दोनों लगभग लगभग एक ही चीज है।
एक में कहता है सरकार को कहा गया कि आप कुछ करिए, और एक में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को कहा गया कि आप कुछ करिए। तो दोनों जो है लगभग एक ही जैसा चीज है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। हमने जो है आपका आज संविधान का भाग 4 का हम समाप्त कर चुके हैं, यानी कि भाग 1 से लेकर के भाग 4 के क तक हम पढ़ चुके हैं, यानी आर्टिकल 51 के क तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, संविधान का भाग 5, जिसमें हम संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इसी भाग संघ मतलब भाग 5 का फोटो कॉपी जो है वो भाग 6 है, यानी भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है, और भाग 6 में जो है आपका राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। तो अगर आपका भाग 5 छूटा तो मतलब पूरा पॉलिटी छूटा। और क्वेश्चन जो है इधर से तो पूछे जाते ही हैं, साथ ही साथ आपको सबसे ज्यादा जो है वो संघ से यानी कि भाग 5 से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम भाग 5 हम स्टार्ट करने वाले हैं, और भाग 4 का जो भी हमने पढ़ा दिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको, मतलब जैसे हम पहले भाग 1 भाग 2 भाग 3 का भी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराए हैं, उसी प्रकार से भाग 4 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे, और मतलब जल्द ही आने वाला है। फिर उसके बाद जो है भाग 5 हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और क्लास को जो है अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।